हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। और आज 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सबका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, जेई और नीट के दृष्टिकोण से यह चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यह जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप इस चैप्टर में अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो आगे आने वाला जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसमें भी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। यानी ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, अब अगर देखें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये बहुत बड़ा ब्रांच है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्रांच में ब्रेक करते हैं और फिर इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। तो मेनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इज, तो क्या बन जाता है? चार्ज इज एट द रेस्ट। यानी स्टूडेंट, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो किस तरह के प्रॉपर्टीज शो करता है, उन सारे प्रॉपर्टीज को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी अगेन दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, और डायनेमिक्स का मतलब है इन अ मोशन। यहां पे अगेन इज लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? चार्ज इज इन मोशन। यानी स्टूडेंट, जब चार्ज मोशन में होगा तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, वो सारे प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच है इसको अगेन हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं, यानी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है मैग्नेटिज्म। ठीक है, और सेकेंड जो पार्ट है वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम लोग मैग्नेटिज्म के अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं? तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन कांस्टेंट स्पीड। यानी स्टूडेंट, जब चार्ज जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो किस तरह के प्रॉपर्टीज शो करेगा, उन सारे प्रॉपर्टीज को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? मैग्नेटिज्म के अंदर। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो स्टडी ऑफ चार्ज एट एक्सेलरेटेड। ठीक है, यानी जब चार्ज हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेट हो जाता है, तो उस समय वो किस तरह के प्रॉपर्टीज शो करता है, उन सारे प्रॉपर्टीज को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है, अगर इन सारे टॉपिक्स को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो 12th स्टैंडर्ड का जो है वो 70% सिलेबस जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी स्टूडेंट, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो किस तरह के प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो सारे प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और इस पूरे यूनिट में हम लोग सिर्फ एक ही चीज हमेशा याद रखेंगे कि चार्ज हमारा कैसा है, तो एट द रेस्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग हमेशा एक ही चीज की चर्चा करते रहेंगे, एट अ रेस्ट, यानी चार्ज जो है वो कैसा है, एट अ रेस्ट में है। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम अपने नेचर्स की बात करें तो अगर हम अपने नेचर के सराउंडिंग मतलब अपने नेचर को देखते हैं तो बेसिकली हमें दो ही चीजें दिखाई देती हैं, फर्स्ट मैटर एंड सेकेंड रेडिएशन। अब ये मैटर क्या है, तो हम अपने सराउंडिंग जो भी चीज देख रहे हैं, है ना, हम आप बेंच कुर्सी टेबल, ये सब क्या है, मैटर है। और रेडिएशन क्या है, तो जब सन स्टार्स या फिर बल्ब ट्यूबलाइट से जो निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो दुनिया में जितने भी मैटर होते हैं इन सारे मैटर के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है। तो उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनर्जी, यानी दुनिया में जितने भी मैटर है उन सारे मैटर्स के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। दूसरा कि मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। ठीक है। उसी तरह से रेडिएशन अगर है तो रेडिएशन के पास भी क्या है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे एनर्जी, रेडिएशन के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। लेकिन रेडिएशन के पास क्या नहीं होता है, तो रेडिएशन के पास मास नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो रेडिएशन है इसकी अच्छी खासी स्पीड होती है, इसका अच्छा खासा मोमेंटम होता है, लेकिन इसका कोई मास नहीं होता, यानी इसको हम लोग मास लेस मानते हैं। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसको हम लोग ब्रेक करते हैं और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैटर। स्टूडेंट अगर हम लोग मैटर्स की बात करें तो दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं हर एक मैटर जो वो दो तरीके का फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब ये जो दो तरीके का वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये कौन कौन से फोर्स हैं और ये जो फोर्स नेचर में पाए जाते हैं वो किसके कारण ये पाए जाते हैं, है ना, यानी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेज। तो चलिए हम लोग वन बाय वन एग्जांपल के हेल्प से इन फोर्सेस को हम लोग देखते हैं और वो फोर्स किसके वजह से क्रिएट होता है, उन सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। तो पहला एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। तो एग्जांपल हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना, कि जो सन है वो सन क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो अगर सन और अर्थ जो है इस तरीके से और अर्थ सन के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है कि सन और अर्थ के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है। और स्टूडेंट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो ड्यू टू मास। ठीक है, यानी मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। और दुनिया में जितने भी मैटर्स होते हैं हर एक मैटर के पास क्या होता है, मास होता है, यानी दुनिया के हर एक मैटर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, मास पे। तो जिसका जितना ज्यादा मास होता है वो उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। मास अगर कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। चलिए इसको भी एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट बचपन में न्यूटन साहब की कहानी को सुना था, है ना, कि जो न्यूटन साहब थे वो एप्पल के पेड़ के नीचे क्या थे, बैठे हुए थे। ठीक है। अचानक जो है एप्पल जो उनके गोद पे आके गिरा, जैसे ये हमारे न्यूटन साहब। ठीक है। अब ये जो न्यूटन साहब है, ये जो एप्पल है टूट के जब इनके गोद पे गिरा तो ये बोले यार ये एप्पल जो है मेरे ही गोद पे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या अर्थ है, और अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। अर्थ का मास कितना स्टूडेंट, 6 × 10⁻24 kg है। और अगर हम लोग इस एप्पल की मास की बात करें तो इस एप्पल का मास कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम, 150 ग्राम। कभी हम लोग ऐसा देखे क्या कि हमारे पापा 50 kg का एप्पल लेकर आए हैं या 10⁻24 kg का एप्पल लेकर आए हैं, तो ऐसा नहीं है ना। तो देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एप्पल। तो इस वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एप्पल के कंपेयर में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अर्थ क्या करता है, उस एप्पल को अपनी तरफ खींचता है। तो ये हम डेली लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो एप्पल है वो अर्थ को नहीं खींच रहा है, अर्थ को भी खींच रहा है, बट उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना वीक है कि अगर वो खींच भी रहा है तो हम उसको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है।
तो आई होप इस एग्जांपल के हेल्प से आपको समझ में आया होगा कि हाउ मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होता है। स्टूडेंट, इस फोर्स के अलावा भी हमारे नेचर में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है क्या है, डिफरेंट है ना। तो चलिए उस फोर्स को भी हम लोग एग्जांपल के हेल्प से ही समझते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक वर्ड लिखा राम, ठीक है। तो जब हम लोग राम लिखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो मार्कर है, इस मार्कर का जो इंक है, उस इंक के छोटे छोटे पार्टिकल जो है इस व्हाइट बोर्ड के साथ क्या हो गए, स्टिक हो गए, चिपक गए, है ना। अब इधर हमारा क्या है, अर्थ है, जिसका मास 6 × 10⁻24 kg है। क्लियर है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो मार्कर का इंक का छोटा छोटा पार्टिकल है वो किधर चला जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होता है। तो अर्थ का मास जो है वो इंक के पार्टिकल के कंपेयर में क्या बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा होगा, अर्थ का ज्यादा होगा। तो ये इंक जो का पार्टिकल जो किधर जाना चाहिए, अर्थ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो व्हाइट बोर्ड है और ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में भी क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट, वो इस फोर्स ऑफ अर्थ के वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उससे क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो ये पार्टिकल कहाँ पे चला जाता, अर्थ पे चला जाता, लेकिन ये अर्थ पे जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि व्हाइट बोर्ड और डस्ट इंक पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है ना। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इस फोर्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर स्टूडेंट। बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको कभी एक्सपीरियंस होता है, कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कब एक्सपीरियंस होता है और कब एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट हम लोग अगेन क्या लिखते हैं, राम लिखते हैं, है ना। तो जैसे ही हमने राम लिखा तो हम क्या देखते हैं कि इस इंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो व्हाइट बोर्ड के साथ क्या हो गया, स्टिक हो गया। यानी व्हाइट बोर्ड के साथ जैसे स्टिक होता है हम क्या देखते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हमको होता है। लेकिन हम लोगों ने बचपन में देखा होगा पेंसिल से कॉपी पे लिखते थे, है ना, पेन से कॉपी पे लिखते थे। तो जब पेंसिल से कॉपी पे लिखते थे, है ना, और जब हम लोग कोई चीज लिखते थे तो क्या होता था, पेंसिल का छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो कॉपी में स्टिक हो जाता था। लेकिन अगर सिंपली अगर पेंसिल को कॉपी पे रखते हैं तो क्या होता है, उसका एक भी पार्टिकल स्टिक नहीं होता है। यानी वहां पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कब होता है, तो जब हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं, रबिंग अदरवाइज फ्रिक्शन। तो जब हम लोग दो चीज के बीच रबिंग होता है या फ्रिक्शन होता है तभी हमको क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अदरवाइज हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है, हम वहां पे दो बॉडीज को आपस में रब करें या ना करें हमको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता रहेगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा, तो जब हम दो बॉडीज को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कब होगा, जब रबिंग का प्रोसेस होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन का प्रोसेस होगा। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने लिखा तो हम क्या देखते हैं कि इंक का छोटा छोटा पार्टिकल व्हाइट बोर्ड के साथ क्या हो गया, स्टिक हो गया। स्टिक हो गया इसका मतलब है कि वो जो छोटा सा पार्टिकल है उसके पास स्ट्रेंथ आ गया, ताकत आ गया कि वो किसी दूसरे के साथ जाके स्टिक हो सकता है या फिर किसी दूसरे को अपनी तरफ खींच सकता है ना। तो उस सिचुएशन में वो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कि वो जो पार्टिकल है वो क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, ठीक है। और इसी पार्टिकल को हम लोग, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मटेरियल, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी जब किसी भी मटेरियल में आ जाती है तो वो जो मटेरियल है वो किसी दूसरे मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कर सकती है, ठीक। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है स्टूडेंट वो क्या है, इट इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। इनहेरिएंट मींस व्हाट, यानी ये इसके किसी भी मटेरियल के खुद के अंदर की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बाहर से दे नहीं सकते। जैसे मास जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का क्या होता है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होता है, हम उस पर मास बाहर से नहीं दे सकते, वो खुद ब खुद उसके अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं।
तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज अ characteristic of material due to which it can exert or apply force on another material। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट, जब किसी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी आ जाता है तो वो किसी दूसरे मटेरियल पे क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। और क्या है, इट इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी लाइक मास, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक मास। ठीक है, जैसे मास किसी भी बॉडी का या मटेरियल का क्या होता है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होता है, यानी वो खुद ब खुद उसके अंदर पाया जाता है। उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी मटेरियल का क्या होता है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होता है, यानी हम उसको बाहर से दे नहीं सकते हैं, वो खुद ब खुद उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम, यानी जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। एंड एटम्स कंटेन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। टू ऑफ दिस एक्सिबिट अ प्रॉपर्टी वी कॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी हमारे नेचर में जितने भी बॉडी होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसके बने हैं, एटम्स के बने हैं। और एटम के अंदर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनमें से ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, यही दो पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं स्टूडेंट, शो करते हैं, है ना। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ये हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले प्रॉपर्टी गुण को क्या करते हैं स्टूडेंट, शो करते हैं। ठीक, तो चलिए हम पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने क्या देखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं फंडामेंटल पार्टिकल का, चार्ज, मास और डिस्कवर। ठीक है, एक हम लोग टेबल बना ले रहे हैं। देखिए, तो फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है वो हमारा क्या है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है, E प्लस, यानी हम इसको बोल सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका मास कितना स्टूडेंट, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसका खोज किन्होंने किया है, तो गोल्डस्टीन। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है, E माइनस -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और किन्होंने इसका खोज किया, तो जे थॉमसन। ठीक है, थर्ड न्यूट्रॉन, चार्ज इस पे कितना होता है, 0। मास कितना होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और किन्होंने इसकी खोज की, तो चैडविक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस टेबल को अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रोटॉन उसके पास कितना चार्ज है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इलेक्ट्रॉन के पास कितना है 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर स्टूडेंट अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो दोनों के पास क्या है, सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट अगर स्टूडेंट नेचर की बात करते हैं, है ना, तो नेचर की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, एक के पास पॉजिटिव नेचर का है, एक दूसरा जो है नेगेटिव नेचर का है, तो नेचर डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है। मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, अदरवाइज सेम ही है। इलेक्ट्रॉन के अगर मास की बात करते हैं तो पावर इसका कितना है 10⁻⁻31, यानी ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे लाइटर पार्टिकल होता है। ठीक है, बाकी जो देख रहे हैं इधर कि जिन्होंने खोज किया है तो गोल्डस्टीन, जे जे थॉमसन, चैड वेट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉमन टेबल था कि ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड एटम कंटेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी, काउज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल बॉडी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यूट्रल बॉडी। ये न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है ए, और ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट, इस ब्लॉक के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है +100। ठीक है, और इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है -100। क्लियर स्टूडेंट, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ए ब्लॉक है, ब्लॉक ए जो है उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दोनों क्या बैलेंस है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा 0, यानी मैथमेटिकल प्रोसेस जब हम लगाते हैं तो हमको प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन +100 -100 वी गेट 0। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो बॉडी है इस बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं होता। बट रियली में ऐसा होता है क्या, तो नहीं, क्योंकि इसके पास एटम है, तो एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। बट जब हम मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं तो हमको क्या दिखता है कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है फ्रेंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर किसी बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उतने ही अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या है, इट हैज नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, यानी इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके किसी भी पॉइंट पे जाएं आपको कोई इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इट कैन नॉट exert force on other material। ठीक है, अदर मटेरियल, यानी स्टूडेंट जो न्यूट्रल बॉडी होते हैं वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्ज्ड बॉडी। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर चार्ज्ड बॉडी पे आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट चार्ज बॉडी। व्हाट इज अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो चार्ज्ड बॉडी अब देखिए फिर से इसको एग्जांपल के हेल्प से लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास दो ब्लॉक है, इस बार ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। क्लियर स्टूडेंट, अगर हम ब्लॉक ए की बात करते हैं तो मान लीजिए इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं +100। ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं -99। क्लियर स्टूडेंट, जो ब्लॉक बी है इस ब्लॉक बी के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो +99 एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं -100। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक ए की बात करते हैं।
तो देखिए ब्लॉक ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, यानी यहाँ पे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं है। कैसे स्टूडेंट? इम्बैलेंस है। ठीक है। ब्लॉक बी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल ना होके, बैलेंस ना होके क्या है? इम्बैलेंस है। तो अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इम्बैलेंस कंडीशन में हो तो वैसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज्ड बॉडी। बट अगर उसी कोई बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या है? इक्वल है, तो उस सिचुएशन में हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी। ठीक है। तो चार्ज बॉडी क्या हो गया? तो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेस ऑफ आइदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या तो बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा या फिर बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज्ड बॉडी। और जितने भी चार्ज बॉडी होते हैं वो सारे के सारे चार्ज बॉडी जो है वो किसी दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं? फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। और इसके किसी भी पार्ट पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन को देखते हैं। तो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेस ऑफ either proton or electron, then it is said to be charged body। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है स्टूडेंट जिसके पास एक्सेस ऑफ आइदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज्ड बॉडी। ठीक है। इसका एक और पॉइंट छोटा सा, इट चार्ज्ड बॉडी कैन exert force on other body। ठीक है। चार्ज्ड बॉडी exert a force on other body। जो चार्ज बॉडी होगा स्टूडेंट वो दूसरे बॉडी पे क्या कर सकता है? फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी क्यों बोलते हैं या कब बोलते हैं? ठीक है। यानी जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है? काउज ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग का कारण क्या है? क्यों किसी बॉडी को हम चार्ज बॉडी बोलते हैं? क्योंकि आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज बॉडी होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे? ठीक है। यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काउज ऑफ चार्जिंग। तो चलिए देखते हैं काउज ऑफ चार्जिंग। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट। तो नेक्स्ट काउज ऑफ चार्जिंग को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट काउज ऑफ चार्जिंग। ठीक है। काउज ऑफ चार्जिंग। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं, यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग सेल, अलग अलग ऑर्बिट पे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। ये एक एटम है और एक दूसरे एलिमेंट का हम लोग एक एटम ले लेते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो जितने भी सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्टूडेंट रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। बट जो फर्स्ट हमारा एटम है और ये जो सेकंड एटम है, तो फर्स्ट एटम में नंबर ऑफ सेल हमने कितना कंसीडर किया है? 3। और नंबर ऑफ एटम 2 में हम लोगों ने कितना सेल कंसीडर किया है? 2। ठीक है। अब देखिए हम लोगों को पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना एक सर्टेन एनर्जी होता है और उस एनर्जी से वो क्या होते हैं? अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड। बट मान लेना कि ये दोनों बॉडीज को हमने क्या किया? आपस में रब कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही हम रब्द करेंगे क्या होगा? तो उस दोनों बॉडीज को हीट मिलेगा और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा स्टूडेंट? एनर्जी मिलेगा। ठीक है। मान लेते हैं इसके पास जो एनर्जी है इनिशियली 40 और इसके पास जो इनिशियल एनर्जी है वो कितना है? 20 है।
और ड्यू टू रबिंग, रबिंग के वजह से मान ले रहे इसको कितना मिल गया 10 और इसको भी कितना मिल गया 10। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक्साइटेड होगा, है ना, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड होंगे ये अपने ऑर्बिट को क्या करेंगे स्टूडेंट छोड़ देंगे। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, यानी इसको काफी मजबूती से पकड़ के रखे हुए, जबकि यहाँ पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके कंपेयर में थोड़ा क्या है वीक है। तो इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो उस इंस्टेंट एनर्जी मिलने से ही क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो क्या हो जाता है अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाता है, अपने घर को वैकेंट कर देता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के लिए क्या होता है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है ये जो एटम है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, ठीक है स्टूडेंट। बट हम लोगों को पता है कि नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स या बॉडी पाए जाते हैं वो किस कंडीशन में पाए जाते हैं न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। तो इनिशियली ये दोनों ही बॉडी क्या थे न्यूट्रल थे, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए प्रोटॉन के पास +100 है ना, और इसके पास प्रोटॉन कितना है +100 और इलेक्ट्रॉन कितना है -100, ठीक है। और इसके पास जो प्रोटॉन था वो कितना था +50 और इलेक्ट्रॉन कितना था -50, क्लियर। न्यूट्रल कंडीशन में तो इक्वल होते हैं। बट अब एटम 1 से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है निकल चुका है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है कम हो चुका है। इसका मतलब है अब इसके पास कितना है -99, और इस एटम में उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया गेन कर लिया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -51 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इम्बैलेंस हो गया। इसका मतलब है कि एटम ए जो है वो क्या हो चुका है चार्ज हो चुका है, एटम 2 भी क्या हो चुका है तो एटम 2 भी चार्ज हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। बट अब सवाल उठता है यहाँ पे जो दोनों बॉडी चार्ज हो गया, पहले इनिशियली न्यूट्रल था बट दोनों बॉडी चार्ज हुआ, क्यों हुआ। तो ड्यूरिंग रबिंग चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी जब हमने रबिंग का प्रोसेस किया तो चार्ज डेवलप्ड हुआ है ना, और वो जो चार्ज है वो एक बॉडी से ट्रांसफर होकर क्या हो गया दूसरे बॉडी में चला गया, जिसके वजह से ये दोनों न्यूट्रल बॉडी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए चार्ज बॉडी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा है, यानी प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस की संख्या क्या है कम है ना। और ये जो एटम 1 है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लॉस कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस बॉडी चार्ज बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये जो एटम है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज काउज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का कारण क्या है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रबिंग चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो काउज ऑफ चार्जिंग में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्यूरिंग रबिंग चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द bodies due to transfer of electrons from one body to another body, ठीक है स्टूडेंट। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, है ना। हम लोग अपने हेयर को क्या करते थे ठीक है, ये जो हमारा हेयर होता था इस हेयर को हम लोग क्या करते थे कॉम्ब से इसको रब करते थे, ठीक है। तो जब हम लोग कॉम्ब से रब करते थे तो कॉम्ब और हेयर के बीच में क्या हो जाता था चार्ज डेवलप होता था, क्यों, क्योंकि एक बॉडी से
इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में चला जाता था, ठीक है। यानी व्हेन ए ड्राई हेड रेस्ट बाय अ कॉम देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड इन द कॉम एंड द हेयर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में है। तो ये था हमारा काउज ऑफ चार्जिंग, क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट द मटेरियल which loses some electrons become पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। जो मटेरियल क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। द मटेरियल which gains some electrons become negative, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जो मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव गेन कर लेगा, ठीक है। इसके अलावे व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन्स हेंस इट्स मास रिड्यूस स्लाइटली। अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका मास क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, फिर उन पॉइंट्स को भी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट हमारा, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी losses some electrons hence its mass decreases, reduce लिख देते हैं, reduces slightly, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा स्टैंड, when a charged body gains some electrons hence its mass increases slightly, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका मास क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। अदरवाइज इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन नेचर, ठीक है। यह नेचर में पाए जाने वाला जो है वो सबसे छोटा चार्ज होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्टूडेंट ई से, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, क्लियर है। और लेस देन this value does not exist in a nature, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वैल्यू से कम का चार्ज जो है वो नेचर में हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। तो फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो फंडामेंटल चार्ज है वो नेचर में पाए जाने वाला सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नेचर में पाया नहीं जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और लेस देन दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर।
यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई टॉफी खाते हैं तो अगर 10 रुपये का टॉफी ले रहे हैं, है ना, डेयरी मिल्क, अगर उसका मास की अगर हम बात करें, है ना, पैकेट की बात करें, तो मान लीजिए 10 ग्राम का पैकेट है, तो कल भी अगर हम लेंगे तो वो कितने का मिलेगा, 10 ग्राम का ही पैकेट मिलेगा, ठीक है। यानी जो हमारा डेयरी मिल्क है वो 10 ग्राम का क्या पैकेट है। तो जस्ट उसी तरह से जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है, वो फंडामेंटल चार्ज कितने अमाउंट का पैकेट होता है, तो हमारा जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम का क्या होता है, पैकेट होता है। और इससे कम का पैकेट भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, और इससे ज़्यादा अमाउंट का भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एक रॉड हम लोग लेते थे, ग्लास रॉड, और एक हमारे पास क्या होता था स्टूडेंट, सिल्क का क्लॉथ होता था, ठीक है। तो जब हम लोग सिल्क क्लॉथ को ग्लास के रॉड के साथ क्या करते थे, रब करते थे, तो जैसे ही रब करते थे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता था, और उसके वजह से इस ग्लास के रॉड पे कैसा चार्ज आ जाता था, प्लस, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ जाता था, माइनस, है ना। तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता था उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, पॉजिटिव चार्ज। और हम लोगों ने एक और रॉड देखा था, है ना, एबोनाइट रॉड, और इसको हम लोग किसके साथ रब करते हैं, तो कैट्स फर या उलन क्लॉथ के साथ, बिल्ली की खाल, ठीक है। तो जब हम लोग इसके साथ रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एबोनाइट का जो रॉड है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस। तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट के रॉड पे जो चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया गया, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए आगे इसी पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि चार्ज जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज जो वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, यानी चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, यानी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, कूलम, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। इसका एसआई यूनिट भी होता है इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से उतने इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एसआई यूनिट हमारा क्या हो गया, कूलम हो गया। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है करंट का, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। तो करंट का डायमेंशन क्या हो जाता है, A, और टाइम का क्या हो जाता है, T। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, किसका, चार्ज का, ठीक है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज व्हाट, कूलम, और डायमेंशन इज व्हाट, A, T, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट यहीं तक देखने वाले हैं, और जो कमिंग वीडियोस हैं उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।